नमस्कार, हार्ट ऑफ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर दिग्विजय से। ममता बनर्जी एक जन नेता है, इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। वो इंडी गठबंधन के अलायंस पार्टनर रही हैं, ये भी हमें स्वीकार करना चाहिए। अलायंस पार्टनर रहते हुए राहुल गांधी के नेतृत्व को जिस अंदाज में समय के अनुसार और अन्य घटक दलों ने स्वीकार किया, उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसके बावजूद आज अब तक इस समय जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तब तक यह सुनिश्चित है कि ममता बनर्जी बंगाल की एकमात्र ऐसी लोकप्रिय नेता हैं जो किसी भी चुनाव को प्रभावित कर सकती है। लेकिन समय समय पर उनका तुष्टीकरण को लेकर के और कुछ मुद्दों पर उनकी बेबाक टिप्पणियाँ वास्तव में जन नेता देश के संदर्भ में अगर कहा जाए तो उन्हें साबित नहीं करती। एक राज्य की बड़ी नेता वो हो सकती हैं, जबकि वो देश के भीतर सब लोगों के लिए मान्य हो सकती हैं अगर वो मजबूरी बस तुष्टीकरण का परिपोषण या उसका पोषण न करें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? खबर ये है कि 13 जुलाई के दिन एक घटना है और हार्ट ऑफ भारत पर हम उस घटना का जिक्र कर्नल वीरेंद्र शाही सर के साथ किया भी था, और वो ये था कि 13 जुलाई को जम्मू कश्मीर में शहीदी दिवस मनाया जाता है। वो शहीदी दिवस जिसमें वर्षों से ये परंपरा रही है कि डोगरा सैनिकों के द्वारा गोली चलाए जाने पर 22 लोग मारे गए थे। जम्मू कश्मीर के लोग उन्हें ये मानते हैं कि वो जम्मू कश्मीर के लिए शहीद हुए थे और ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ वो संघर्ष कर रहे थे, ब्रिटिश शासन के खिलाफ। जबकि इस संदर्भ में जो भी बातें हैं वो हमने हार्ट ऑफ भारत पर बाकायदा 20 मिनट में सब कुछ डिस्कस किया है कि वो ब्रिटिश रूल के खिलाफ कोई विरोध नहीं था। वो पूरी तरीके से, चूँकि वहाँ उस समय भी मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी थी और महाराजा हरी सिंह के खिलाफ ये विद्रोह था, क्योंकि उन्हीं की डोगरा सेना थी। और हरी सिंह ने जम्मू कश्मीर जो कहा जाता है, उस समय वो अंग्रेज़ों से कश्मीर को खरीदा था, वो अंग्रेज़ों के अंडर में नहीं था। ये सारे ऐतिहासिक तथ्य हम बाकायदा उस पर डिस्कस किए, बताए हैं। बावजूद इसके 13 जुलाई को ये परंपरा रही है, क्योंकि वहाँ दो ही सरकारें होती हैं, चाहे मिली जुली हो चाहे जैसे हो। एक पीडीपी की सरकार होती है, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि कांग्रेस मिली जुली सरकार में शामिल होती है। इधर तो कई दशकों से यही स्थिति है। तो ये कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए वहाँ पर शहीदी दिवस मनाया जाता है। और जब से वहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश हुआ है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 13 जुलाई के दिन जो जम्मू कश्मीर में शहीदी दिवस के मौके पर सार्वजनिक छुट्टी की जाती थी, उसको कैंसिल कर दिया। और उसके बाद इस बार जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला वहाँ पर जा रहे थे शहीदी दिवस पर, उन शहीदों को जिनको वो शहीद मानते हैं, पूरे देश के लिए वो शहीद नहीं है, ये स्पष्ट होना चाहिए। हाँ, वामपंथियों के लिए वो शहीद हो सकते हैं जिनको उमर अब्दुल्ला मान सकते हैं, या ममता दीदी के लिए वो शहीद हो सकते हैं, इंडी गठबंधन के लिए शहीद हो सकते हैं, लेकिन देशवासियों के लिए बहुसंख्यक आबादी नहीं मानेगी कि वो शहीद थे, क्योंकि वो हिंदू शासक के खिलाफ वो बगावत थी। इसलिए जेल के सामने वो गोली चलाई गई थी और तब 22 लोग मारे गए थे। और जिस जगह पर ये लोग जाकर के शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि देते हैं, वहीं पर आतंकियों के भी कब्रगाह हैं। बुरहान वानी भी वहीं दफनाया गया है। वहाँ नहीं जाने देती लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर कानून व्यवस्था देख रही पुलिस, और उनको नहीं जाने दिया। वो कल नहीं जा पाए तो आज सोमवार के दिन अर्थात 14 जुलाई को वो दीवार फाँद करके वहाँ गए, और उसके बाद वो आरोप भी लगा रहे हैं कि हमारे साथ धक्का मुक्की की गई। अब एक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मार्का व्यवहार करे, मुख्यमंत्री होकर के यूं खुद ही बैठ जाए धरने पर। अब उसके बाद देखिए, यही तो लोकतंत्र का यहाँ के खेल है। ममता दीदी कह रही कि कोई शहीदी दिवस क्यों नहीं मना सकता, कब्रगाह क्यों नहीं जा सकता। अरे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, और वो समझती हैं, उस परिप्रेक्ष्य को समझिए। वो समझती हैं, मैं फिर कह रहा हूँ वो जन नेता हैं, लेकिन वो बंगाल के लिए हैं, देश से बाहर उनका कुछ नहीं चलने वाला, क्योंकि इधर बीच उन्होंने तुष्टीकरण की हदें पार कर दी हैं
और बंगाल में जो कुछ भी किया है अब की चुनाव में पता चलेगा। हालांकि अभी भी मैं मानता हूं कि वो बंगाल के निर्विवाद नेता, ये बंगाल के लोग जाने, ये लोकतंत्र हमें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन वो ये कैसे कह सकती हैं, बुरहान वानी को क्या मानती हैं? अगर वहां पर वो भी शहीद माना जाएगा और वहां पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनके पिताजी जाए, उनके मंत्रिमंडल के लोग जाकर के उनको श्रद्धांजलि दें और पुलिस उन्हें रोकती है, आरोप ये लगाते हैं कुछ कुछ लोग हमारे साथ धक्का मुक्की करते हैं, और उसके बाद ममता दीदी बोलती हैं, अभी तो राहुल भाई उस पर बोले ही नहीं, हो सकता है मनोज झा जैसे नेता भी उस पर बोले, अरविंद केजरीवाल भी बोल सकते हैं। सवाल ये है कि वहां पर जिनको शहीद माना जा रहा है वो शहीद थे क्या? और शहीदी दिवस मनाने की बात और उस कांड की बात, जलियांवाला बाग हत्याकांड से उस घटना को जोड़ना, ये कहां तक उचित है? क्यों नहीं ये स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जा सकता? क्या उमर अब्दुल्ला ये बताएंगे कि उसमें सिर्फ मुसलमानों का आंदोलन था हिंदू शासक के खिलाफ? और यही वो सच है जिसे स्वीकार नहीं किया जा रहा है। और इस देश में उसको जो भी तरजीह नहीं देता, चाहे मोदी हो चाहे योगी हो, वो ऐसे लोकतंत्र के मानने और उसका पोषण करने वाले लोग और उनके पीछे उनका लेफ्ट लिबरल गैंग यही बोलता है कि ये तो मोदी भक्ति में कोई बोल रहा है। अगर कोई बोलता है, कोई पत्रकार हो, कोई इंटेलेक्चुअल हो, और अगर सरकार कहती है तो वो एंटी मुस्लिम काम कर रही है, वो देश को तोड़ने का काम कर रही है। उमर अब्दुल्ला बुरहान वानी को जाकर के वहां पर श्रद्धांजलि देंगे, इस सवाल का जवाब कोई देगा? ममता बनर्जी बताएंगी कि क्या वो बुरहान वानी को आतंकी मानती हैं या मर्डरर्स मानती हैं उसको? शायद नहीं, लेकिन आधी अधूरी जानकारी वो बताएंगी। देश मानेगा कि उमर अब्दुल्ला को नहीं जाने दे रही है। मोदी सरकार के नेतृत्व में अमित शाह ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को ऑर्डर दिया होगा, इसलिए उमर अब्दुल्ला को परेशान किया जा रहा है। और आप देखिए जम्मू कश्मीर में, ये कश्मीर में जहां पर ये जा रहे थे, बिल्कुल लाल चौक से सटे हुए वो कब्रिस्तान है, और वहीं पर ये शहीदों को श्रद्धांजलि देने जा रहे थे, उन 22 लोगों को। और जो वास्तव में जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बराबरी के शहीद माने जा रहे हैं, ये उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं। इतिहास के साथ जो भी मजाक ये कर जाए वो हम मान लें और इस देश की जनता मान ले। इसलिए मान ले क्योंकि इन्हीं के द्वारा फैलाए गए प्रोपेगेंडा में ही हम फंसते जा रहे हैं। अगर आपको ये पूरी बात देखनी है तो हमारे द्वारा बनाए गए एक वीडियो का, जिसका मैं लिंक भी दे रहा हूँ इस वीडियो के साथ, आप उसे देखिए और समझिए कि वास्तविकता वो 22 लोग जो मारे गए थे वास्तव में क्या विद्रोह था। और वही सब कुछ अभी भी हो रहा है। कश्मीर में कश्मीरी पंडित नहीं है, और कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत सबकी बात होती है। ये बात जो अभी भी कर रहा है वो आधे अधूरे कश्मीर पर बात कर रहा है। कश्मीर में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। वहाँ पर जो उर्दू नहीं जानेगा वो तहसीलदार नहीं बन सकता। अब आप सोच लीजिए, जम्मू का व्यक्ति भी अगर वहाँ के पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम देगा या नायब तहसीलदारी का एग्ज़ाम देगा, वो नहीं नायब तहसीलदार बन सकता। ज़मीन और जायदाद का ये सारा जो कागज़ है वो उर्दू जानने वाले करेंगे, मतलब कश्मीर से लोग होंगे। और वो किस समुदाय से होंगे आपको पता ही है, क्योंकि ज़्यादातर उर्दू पर उनकी जानकारी है। उर्दू जानिए। जबकि स्थिति क्या है, वहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी, डोंगरी भाषा, उर्दू सबको मान्यता है, लेकिन उर्दू को अनिवार्य कर दिया गया। और इसके कारण कई जम्मू के लोग, जो छात्र उसमें पास हो सकते थे, वो नहीं सेलेक्ट हो पाए। ये उमर अब्दुल्ला की सरकार कर रही, और अभी तो इनको आधा अधिकार मिला है। इसीलिए प्रधानमंत्री के सामने गिड़गिड़ाते हैं कि उपराज्यपाल के सामने तो आपने हमारा डिमोशन कर दिया। वाह, ये अब्दुल्ला परिवार कश्मीर में कुछ सीटें क्या जीत लेता है, ये पूरे कश्मीर, जम्मू कश्मीर को अपना मान लेता है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए इनको रोका गया तो उचित था, और सरकार का ये उचित कदम है। अगर ममता दीदी ऐसे बोलती हैं, बंगाल में वो सब जो मनमानी वो कर रही हैं वो करती रहें, लेकिन उनकी बात के साथ देश का आम नागरिक नहीं जुड़ा है। और अगर आप जुड़े हैं तो आप ऐतिहासिक तथ्यों को नहीं सुन रहे हैं, और सुनते हुए भी नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि कट्टरपंथी उसी उमर अब्दुल्ला के साथ होंगे,
जो एंटी हिंदू माइंडसेट से काम करेगा। दिखेगा सब कुछ लोकतंत्र का ताना बाना, लेकिन पीछे खेल होगा तुष्टीकरण का और कट्टरपंथियों का पालन पोषण और पोषण होगा उस पर, ताकि कट्टरपंथी हिंदू और हिंदुत्व पर प्रभावी हो सकें। इस देश में 75 साल से यही चल रहा है। 11 साल में उस पर लगाम लगाने की कवायद भर है, अभी उस कुछ हुआ नहीं है। अगर ऐसा होता तो कश्मीर में कश्मीरी हिंदू लौट जाते, वो भी नहीं लौट पाए। और बहुत कुछ करना है। देश विरोधी ताकतें इस देश में कैसे सक्रिय हैं, और इसीलिए ये आधा मोर्चा हमारे और अन्य मोर्चों से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि हम चीन और पाकिस्तान को, यहाँ तक कि पूर्व में बांग्लादेश, चीन, म्यांमार में अगर कोई भारत विरोधी गतिविधियां चलती हैं तो हमारी सेना लड़ने में सक्षम है, कारगर है। लेकिन देश के अंदर ही जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए हैं, राजनेता हैं, वो ऐसा बयान देते हैं कि उमर अब्दुल्ला ने क्या गलती कर दी, वो कब्रिस्तान क्यों नहीं जा सकते, वो शहीदी दिवस क्यों नहीं मना सकते। अरे किसको वो शहीद मान रहे हैं ममता दीदी, ये तो आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए। सवाल ये है कि आधी अधूरी बात को इस देश में एक ध्रुव सत्य मान लिया जाता है, लेकिन जो सच्चाई है उसे स्वीकार नहीं किया जाता। और शायद यही लेफ्ट लिबरल गैंग का खेल, जिसमें यहाँ पढ़े लिखे लोग भी फंस जाते हैं। लेकिन हिंदुस्तान जाग उठा है, सच को समझना ही होगा। और इसको अगर नहीं समझते हैं तो ये आपकी समझदारी है, आप इसको लेकर के जिए। लेकिन जो समझ रहे हैं और जो देश को प्यार करते हैं, वो ऐसे मुद्दों को उठाएंगे। अगर आप उससे सहमत होंगे तो ज़रूर एक जनमत तो बनेगा ही, और उस जनमत के आगे सबको झुकना पड़ेगा। इसलिए उमर अब्दुल्ला को अगर हाउस अरेस्ट जैसी स्थिति में 13 जुलाई को रखा गया था तो ये बिल्कुल सही था। और अगर आज उनको कूद फांद करके जाना पड़ा श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, तो शेम ऑन उमर अब्दुल्ला। आप हमारे इस व्यू से अगर सहमत हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।